हेलो फ्रेंड, नमस्कार। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं एसएससी जेएचटी पेपर 2 की परीक्षा की तिथि की घोषणा कर दी गई है। आशा करते हैं जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठ रहे हैं वो अपने प्रयासों को डबल कर चुके होंगे और सही दिशा में अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हम लोग जानते हैं इस परीक्षा में 2 खंड आते हैं। एक अनुवाद का खंड होता है और दूसरा होता है निबंध का। इन दोनों ही खंडों में आपको बहुत अच्छा प्रदर्शन करना होता है। और हम लोग इस बात को भी जानते हैं कि इस बार जितना कंपटीशन टफ हुआ है और पेपर 2 के लिए जितना ज़्यादा आपको समय प्राप्त हो गया है, इसके कारण से कट ऑफ ज़्यादा रहने की पूरी संभावना है। इस कारण से इस पेपर के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास पर आधारित प्रयास करने हैं, तैयारी करना है। 115-20 मार्क्स से कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग आज के इस वीडियो सेशन में बात करने वाले हैं कि इस पेपर में आप कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित कर सकते हैं। हम लोग विशेष कर फोकस करने वाले हैं निबंध के खंड पर, जिसमें हम लोग जानेंगे कि निबंध को आपको लिखना किस तरह से है। और कई सारे अभ्यर्थियों ने यह रिक्वेस्ट डाल रखा था कि हालांकि हमने महत्वपूर्ण निबंध के शीर्षकों से संबंधित वीडियो लेक्चर्स ले रखा है पहले भी, किंतु वे संख्या में काफ़ी थे। अगले ने रिक्वेस्ट डाला कि महत्वपूर्ण निबंध के शीर्षकों में कुछ अति महत्वपूर्ण निबंध के शीर्षक जो हो सकते हैं उसके बारे में मैं आज के इस सेशन में बातें करूं। और साथ ही साथ जिस तरह से पिछली बार जो एग्ज़ाम का पैटर्न रहा, जिसमें कि अंग्रेजी निबंध के खंड में एक फिलॉसफिकल टॉपिक था, हम लोगों को स्मरण होगा, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, यह एक टॉपिक था। उस तरह के टॉपिक्स के बारे में भी हमें आज इस सेशन में डिस्कस करना है। इस कारण से यह जो सेशन है हम लोगों का काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। शुरू से अंत तक अवश्य आप देखेंगे। फ्रेंड, हम लोगों को कुछ आगे बढ़ने से पहले कुछ विशेष तरह की बातों पर फोकस कर लेना अति आवश्यक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इन दोनों खंडों में शब्दों के प्रयोगों को लेकर के बात करें तो हम लोग इस बात को लेकर के पूरी तरह से स्पष्टता रखते हैं कि निबंध के खंड में हम लोगों को 1000 शब्दों को लिखना होता है और अनुवाद खंड की जहाँ तक बात है 200 शब्दों मैक्सिमम 200 शब्दों का वो रहता है और 2 पैसेजेस हम लोगों को प्राप्त होता है 400 शब्द। आप मैक्सिमम 500 शब्द को लेकर के चलें, आपको 2 घंटे में 1500 शब्द लिखने होंगे। आपको यह ध्यान में रखना है कि 2 घंटे की अवधि में आप 1500 शब्दों को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं। यह एक बड़ी चुनौती आपके लिए हो सकता है, क्योंकि यही 2 घंटे में आपको निबंध खंड को लेकर के मेन चुनौती उत्पन्न होती है। निबंध खंड को लेकर के निबंध में सिर्फ आपको लिखना नहीं होता है, निबंध के शीर्षक को अच्छी तरह से समझ करके उसका पूरा प्रारूप दिमाग में तैयार करना होता है और उसी प्रारूप के अनुसार आपको 500 शब्दों में लिखना होता है। आप जैसे तैसे सिर्फ शब्द से भर देंगे निबंध को तो समझिए कि आपको औसत अंक प्राप्त होने वाले हैं, ज़्यादा अंक नहीं प्राप्त होने वाले हैं। इसमें थॉट प्रोसेस का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल होता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल तो थॉट प्रोसेस का होता है। अगर लिखावट को ध्यान में रखें तो उसके बाद सबसे पहले तो आपकी तो लिखावट ही है, क्योंकि लिखावट ही इवैल्यूएटर को आकर्षित सबसे पहले करेगी। लिखावट पर पूरा ध्यान रखें, जैसे तैसे ना लिखें। और जो आपको बुकलेट प्राप्त होता है दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा हाशिया छोड़ दें। ये नहीं कि आप एक लाइन लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इधर ले करके फिर इधर ले आएँ, जिग जैग तरीके से आपको नहीं लिखना है। और जो भी लिखे वह स्पष्ट रूप से पठनीय हो, पढ़ा जा सकने वाला हो। इसके लिए आपको अभ्यास ही करने होंगे। अभ्यास के अलावा और कोई चारा नहीं है। आप जितना अभ्यास करेंगे लिख करके उतना ज़्यादा अच्छा होगा।
निबंध को लेकर के अधिकांश जो अभ्यर्थी होते हैं वे क्या करते हैं कि कई तरह के निबंधों को पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, 4-5 बार पढ़ते हैं, उसके लेकिन लिख करके अभ्यास नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने समझ लिया, इस शीर्षक में इस तरह की बातों का समावेश करना है और इस तरह से मेरा निबंध पूरा हो जाएगा। किंतु जब वो लिखने के लिए बैठते हैं तब पता चलता है कि उसकी लिखावट गड़बड़ हो जाती है। अगर समय का प्रबंधन नहीं रहा तो क्या है कि लिखावट अच्छा रहने के बावजूद भी होता क्या है कि जल्दीबाजी में, क्योंकि समय को कवर करना रहता है, कम समय प्राप्त होता है, तब ऐसी स्थिति में जो लेखनी की जो गति होती है वह तीव्र हो जाती है और ऐसी स्थिति में जैसे तैसे लिखावट बनना शुरू हो जाता है और जो ठीक नहीं है। कम अंक अर्जन इस तरह से आपको होगा। इस कारण से जो भी आप लिख रहे हैं उसे लिख करके अभ्यास करें। आपने जो इवैल्यूएशन करवाया है, किसी एक्सपर्ट से इवैल्यूएशन ज़रूर करवाएं। इवैल्यूएशन आप 2-3 ही अगर प्राप्त कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। इवैल्यूएशन लेकिन काफ़ी बढ़िया होना चाहिए। उस इवैल्यूएशन में आपको यह ध्यान में रखना है कि आपसे किस तरह की गलतियां हो रही है। वर्तनी त्रुटि हो रही है तो वर्तनी त्रुटि पर आपको ध्यान रखना है। यदि आप शब्द के चयन को लेकर के थोड़ा कमज़ोर पड़ रहे हैं तो शब्द के चयन पर आपको विशेष ध्यान देना है। और चूँकि क्या है कि अब समय आपके पास बहुत कम है, ऐसी स्थिति में जहाँ तक निबंध खंड की बात है, निबंध खंड में आप तो निबंध ऑलरेडी उसे संग्रह कर लिए होंगे। अति महत्वपूर्ण निबंध को आप जो संग्रह किए हैं, प्रत्येक निबंध को लेकर के आपको 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-3 बार अभ्यास अवश्य कर लेना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि हम लोग कोई भी निबंध के शीर्षक को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं कि इस निबंध पर हम तो पूरी अच्छी तरह से लिख ही लेंगे, किंतु जब लिखने के लिए बैठते हैं तब शब्द सीमा तक नहीं पहुंच पाते हैं। 300 शब्दों में रुक जाता है ना, 350 शब्दों में लेखनी रुक जाती है। यह स्थिति ना आवे, इसके लिए आपको लिख करके अभ्यास करना है। ठीक है, अपनी कमजोरियों से सीखना है। जो भी कमजोरियां आपकी है उन कमजोरियों को दूर करना है। इस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग बात करते हैं कि अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स में अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिस पर आपको पूरा फोकस करना है, ध्यान केंद्रित करना है। उस पर आपको लिख करके जाना ही जाना है। आप कम से कम 30 निबंध के शीर्षकों पर खुद को तैयार कर लेते हैं। आप हर तरह के टॉपिक्स को इस तरह से डील कर लेंगे, क्योंकि जो टॉपिक्स आते हैं एग्ज़ाम में वही 25-30 आप जो भी शीर्षकों पर अच्छी तरह से तैयार किए हुए रहेंगे उन्हीं को ही आधार मान करके कुछ पॉइंट्स कुछ विशेष तरह के शीर्षक निबंध के शीर्षक से उठाइएगा, दूसरे निबंध के शीर्षक से उठाइएगा और इस तरह से आपका एक नया निबंध तैयार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा निबंध को लेने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, जो बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं वो तो अच्छे खासे निबंध की तैयारी कर ही चुके होंगे और बस अब लिख करके अभ्यास उनको करना है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों का जो पहला अति महत्वपूर्ण निबंध का शीर्षक है वह है क्या? डिजिटल अरेस्ट, डिजिटल गिरफ्तारी। आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही तैयारी कर लेना है। ओके, यदि आपका निबंध डिजिटल अरेस्ट पर अंग्रेजी में है, ओके, तब इसका अनुवाद कर लेना है और अनुवाद करने के बाद पर आपको पैराफ्रेज करना है। पैराफ्रेज करने का मतलब हो गया कि जो अंग्रेजी का अनुवाद आपने किया है और वो पूर्णतः अनुवाद नहीं होगा, उसमें अपने शब्दों का समावेश करिए। कुछ अलग तरह के भावों को आप डाल सकते हो उसमें, तो डालिए। अलग तरह के कुछ महत्वपूर्ण या कुछ अन्य तरह के प्रभावकारी जो बातें हो सकती हैं हिंदी में जिसे आपको देना चाहिए, आप दे करके आप हिंदी में निबंध प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी में निबंध उपलब्ध है तो आपको बस
क्या करना है, उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन करना है और उसका फिर पैराफ्रेजिंग कर देना है। ओके, इस तरह से आपको हर टॉपिक को लेकर के ऐसे ही तैयारी करना है। आपको अनुवाद से संबंधित काम करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि इससे आप एक पंथ दो कार्य कर रहे होंगे। सिर्फ आप निबंध पर इस तरह से ध्यान दे दीजिए, आपका अनुवाद का खंड मजबूत हो जाएगा। कम समय में यही श्रेयस्कर है आपके लिए। तो यह जो निबंध का शीर्षक है काफ़ी महत्वपूर्ण है, डिजिटल अरेस्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किस तरह से डिजिटल अरेस्ट को लेकर के यहाँ तक कि मोदी जी ने भी अपने मन की बात में इसको लेकर के इस कंसर्न अपना दिखाया था, अपनी चिंताएं दिखाया था। और कई सारे टेलीकम्युनिकेशन कंपनियां भी डिजिटल अरेस्ट से संबंधित लोगों में जागरूकता फैला रही है। इसके बारे में आप आशा करते हैं ज़रूर लिख लिए होंगे। दूसरा जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, अति महत्वपूर्ण, वह है एआई एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसके लाभ क्या है, इसकी हानियाँ क्या है, इसकी और हो सकता है इससे संबंधित थोड़ा सा टॉपिक घुमा करके भी दे। हो सकता है कि एआई बेरोज़गारी उत्पन्न कर रहा है, ठीक है, इससे संबंधित शीर्षक रह सकता है। ये दूसरा टॉपिक है जो महत्वपूर्ण है। तीसरा देखिएगा, महाकुंभ, अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ फेथ, ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी, आस्था, परंपरा और अध्यात्म का संगम महाकुंभ। इस टॉपिक पर भी आपको काम कर लेना है, क्योंकि यह एक लेटेस्ट खबरों पर आधारित यह निबंध का शीर्षक है। और हम लोग जैसा कि जानते हैं कि महाकुंभ के इस विशाल आयोजन के कारण से भारत का जो मृदु शक्ति है, भारत का जो सॉफ्ट पावर है, पूरे विश्व में फैला है। इतना बड़ा आयोजन, कई सारे देश के जनसंख्या मिला करके महाकुंभ में उतने सारे लोग पहुँचे हुए थे। उतने सारे लोगों का प्रबंधन करना, हर तरह की सुविधाओं से लैस करना, यह एक बहुत बड़ी चुनौती थी। और उस चुनौती को किस तरह से दूर किया गया, यह एक अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह एक ऐतिहासिक घटना थी। इस कारण से मुझे लगा कि यह जो शीर्षक है महत्वपूर्ण है। इस शीर्षक पर आपको लिख लेना चाहिए, अच्छी तरह से लिखना चाहिए। और चौथा आप देख रहे हैं यहाँ पर, वन नेशन वन इलेक्शन। यह एक ट्रेडिशनल टॉपिक है, हालांकि यह अभी भी प्रासंगिक है, आपको इस पर निबंध लिखना ही चाहिए। इसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी, आप यहाँ देख रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा, इस पर भी आपको लिखना है। आगे देखिए, इंडियाज इमरजेंस इन स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष क्षेत्र में उभरता भारत है। जिस तरह से भारत ने स्पेस सेक्टर में उपलब्धियां हासिल किया है, इसे लेकर के हो सकता है निबंध आपकी परीक्षा में आए। इसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन हो सकता है, इस पर परीक्षा में प्रश्न आवे। आगे देखिए, जनरेशन गैप, पीढ़ी अंतराल, महत्वपूर्ण है, इस पर आपको लिख लेने की आवश्यकता है। हर दिन कम से कम 2 से 3 टॉपिक्स पर आप ज़रूर कार्य करेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा क्या है, इंक्लूसिव सोसाइटी, समावेशी समाज, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, कंज्यूमरिज्म लीड्स टू पोल्यूशन, उपभोक्तावादी जीवन शैली प्रदूषण का कारण है। यह भी टॉपिक महत्वपूर्ण है। इसके बाद लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यह अद्यतन जो अभी कंट्रोवर्सी जो रही है केंद्र सरकार और तमिलनाडु सरकार के बीच में, उसे ध्यान में रखते हुए यह जो टॉपिक मुझे लग रहा है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भाषाई विविधता, यह महत्वपूर्ण है। जब भी आप इस पर निबंध लिख रहे होंगे तब इस कंट्रोवर्सी को जरूर डालेंगे, ठीक है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को लेकर के। आगे देखिए, इंडियाज इंक्रीजिंग सॉफ्ट पावर, भारत की बढ़ती मृदु शक्ति, सॉफ्ट पावर के बारे में आपको एक निबंध लिखना है। यूनिफॉर्म सिविल कोड हो गया, यह भी अभी भी प्रासंगिक है, आपको लिखना चाहिए इस पर। इसके बाद इंडियाज वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, अर्थात भारत का जीवंत लोकतंत्र। इसके बाद इतना तो 14 ही मैंने यहाँ पर अति महत्वपूर्ण टॉपिक्स आप लोगों को दिए हैं। कम से कम इन 14 टॉपिक्स पर आप लोगों को तैयार
करना ही करना है। इसके बाद कुछ टॉपिक्स जैसा कि रिक्वेस्ट आए हुए थे कई अभ्यर्थियों की तरफ से कि कुछ जीवन दर्शन आधारित निबंध के शीर्षकों को भी लेकर के कुछ बताया जाए, तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण इसी तरह के टॉपिक्स आप लोगों के समक्ष में रखा है। आप सबसे पहला देख रहे हैं मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। लेकिन ध्यान रखेंगे कि 4 टॉपिक्स आपके एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं और आपके पास वहाँ पर थोड़ा चयनात्मक दक्षता होनी चाहिए। आपको थोड़ा ठहरना चाहिए, ये नहीं कि कोई मिला वहाँ पर शीर्षक और बस एक झलक देखा, उसके बाद कोई भी एक टॉपिक उठाया और आप उस पर लिखना प्रारंभ कर दिए। नहीं, थोड़ा रुकिए, थोड़ा पॉज लीजिए और चारों पर विश्लेषण करिए। कौन से टॉपिक पर आप कितने शब्दों में लिख सकते हैं। इसके लिए हो सकता है आपको 20 सेकंड्स लगे, 30 सेकंड्स लगे, इतना ज़रूर आपको समय देना है। नहीं तो होगा क्या, जैसे तैसे आपका निबंध लिखाएगा और इस तरह से आप अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। अगर एक टॉपिक इसी तरह से जीवन दर्शन आधारित टॉपिक रहे तो ध्यान रखिए इसमें चुनौतियां क्या आती है। चुनौतियां सबसे पहला जो आती है वह आती है क्या, लेखन शैली। आप जो व्याकरण, आपका जो व्याकरण है, व्याकरण से संबंधित जो त्रुटियां होती है वो क्या बहुत होती है। आप का जो लिखने ग्रामर से संबंधित जो पकड़ है वो कितना है। आप कितना प्रभावपूर्ण तरीके से आप कोई भी भाव को लिख पाते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है यदि आप जीवन दर्शन आधारित फिलॉसफिकल टॉपिक्स को आप चुनते हैं तो। क्योंकि ध्यान रखिए कि आप बहुत ही अच्छी तैयारी करके वहाँ पर गए हैं, किंतु आप अच्छी तरह से टॉपिक का वहाँ पर चयन नहीं कर सके, चयन करने में आपसे त्रुटि हुई और तब हो सकता है कि आप का एग्ज़ाम एवरेज जाए। आप उस तरह के एग्ज़ाम से ज़्यादा अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने विचार को विस्तारित कर सकें और वह क्षमता आप में है तब आप फिलॉसफिकल टॉपिक को उठाइए, अन्यथा मत उठाइएगा। ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं जिनके पास आंकड़े नहीं रहते हैं, तथ्य नहीं रहते हैं, तो वो इसी तरह के टॉपिकों को उठाते हैं। ठीक है, बाय द वे सबसे पहला जो फिलॉसफिकल टॉपिक यहाँ पर दिख रहा है वो क्या है, मैन इज़ बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। जीन जैक्स रूसो ने ऐसा कहा। वो कहते क्या है कि जब मनुष्य पैदा लेता है तब वह स्वतंत्र रहता है, वह किसी भी तरह की जिम्मेवारियों से बंधा हुआ नहीं रहता है। वह कभी उसूलों से बंधा हुआ रहता है, वह कभी सामाजिक बंधनों से बंधा हुआ रहता है, वह कभी राजनीतिक बंधनों से बंधा हुआ, वो किसी देश के नियम कानून से बंधा हुआ रहता है। और यह तो स्वाभाविक सी बात है, यह एक यूनिवर्सल ट्रुथ है कि मनुष्य पैदा लेता है स्वतंत्र है, लेकिन जैसे ही वह इस दुनिया में आता है तो कई तरह के बेड़ियों से वह खुद को जकड़ा हुआ पाता है। इसी सोच का आपको एक्सपैंड करना है, विस्तार करना है। ठीक है, नाउ लेट अस स्विच आवरसेल्व्स ओवर टू द नेक्स्ट वन। देयर इज नथिंग ईदर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। विलियम शेक्सपियर का यह कहना है। वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ गलत या सही नहीं होता है, अच्छा या बुरा नहीं होता है। हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही हम लोगों को रिजल्ट मिलता है। बात तो सही है। आप नकारात्मकता को रखेंगे तब आपका परिणाम भी नकारात्मक ही प्राप्त होगा। इसलिए सोच ही सब चीज़ करवाता है। अच्छी सोच रखिएगा, अच्छा चीज़ प्राप्त होगा। ओके, आगे देखिए, एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। देखिए क्या है कि कोई भी घने बादल है, उस घने बादल के पीछे सूर्य छिपा हुआ है। आप देखते होंगे कि उस घने बादल के छोर पर चमकीली एक लेयर दिखाई देता है और यह इस चीज़ का द्योतक है कि उजाला
बस कुछ देर के लिए ढका हुआ है, उस पर ग्रहण लगा हुआ है, किंतु आशाएं है। ये सिल्वर लाइनिंग, चमकदार जो लेयर है, यह बताता है कि सूरज उपस्थित है, सूरज की उपस्थिति है और वह कभी न कभी प्रकाशमान करेगी ही इस दुनिया को। यह एक सकारात्मक सोच से ओतप्रोत फिलॉसफिकल स्टेटमेंट है, ठीक है, कि आशाओं को छोड़ना नहीं चाहिए। आशाएं है तभी वहाँ सफलता है। चौथा जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, हालांकि यह टॉपिक पिछले बार ही पूछा जा चुका है, इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड। ध्यान रखिएगा कि फिलोसफिकल टॉपिक को वैसी स्थिति में चुनना थोड़ा बेहतर होता है जब आप उस टॉपिक के बैकग्राउंड उसका लिटरल बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं कि यह जो लाइन है इस कविता से ली गई है, इनके द्वारा लिखित है, इसका लिटरल मीनिंग यह होता है, इसका फिलोसफिकल टोन इस तरह का है, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये है, पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है, इसके बाद फिर कंक्लूजन लिखना है। यदि इन सभी डॉट्स पर आप काम करते हैं और आप पूरी तरह से आश्वस्त है, तब आप फिलोसफिकल टॉपिक उठाइए। ये नहीं कि आप अंग्रेज़ी में आपको फिलोसफिकल टॉपिक्स मिल रहा है और आप उसमें हिंदी कविताओं का समावेश कर रहे हैं, आप हिंदी राइटर्स के बारे में आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक है। आगे देखिएगा, पांचवा क्या है, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस, अर्थात एक लुढ़कते हुए पत्थर में कभी भी काई नहीं जमता है। अर्थात जो हरफन मौला होते हैं, जो हमेशा अपना गोल, अपना ध्येय, अपना लक्ष्य बदलते रहता है, उसको लक्ष्य की कभी प्राप्ति नहीं होती है। जो अपना परस्यूट, अपना धंधा, अपना इंटरेस्ट बदलते रहता है, उनको एक तरह के इंटरेस्ट के प्रति जो विशेषज्ञता होता है उसे वह प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको अपना इंटरेस्ट, अपनी जो क्रियाकलाप है उससे संबंधित तो वो बदलते नहीं रहना चाहिए, अपना लक्ष्य बदलते हुए नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। मॉस मतलब यह सक्सेस हो गया, अनुभव हो गया, सफलता अनुभव हो गया, है ना। तो अनुभव और सफलता उनको कभी नहीं प्राप्त होता है जो हमेशा अपना लक्ष्य बदलते रहता है। हालांकि इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, आप लिख सकते हैं अपने निबंध में कि जो रोलिंग स्टोन होते हैं वो किसी एक चीज़ पर, एक इंटरेस्ट पर, वह एक सब्जेक्ट मैटर पर वह नहीं रहता है, जिसके कारण से उन्हें डाइवर्स इंटरेस्ट्स के प्रति वह जानकार होता है ना। वह अलग अलग तरह के चीज़ों के प्रति एक्सपर्टीज़ रखता है, विशेषज्ञता रखता है, पूर्ण नहीं लेकिन हाँ वह कई तरह की चीज़ों के प्रति वह अवगत रहता है। लोग कहते हैं ना कि दुनिया भर के नॉलेज को आपको गेन करना चाहिए, तो जो रोलिंग स्टोन होंगे वही इस तरह के ज्ञान को अर्जित कर सकते हैं, एक ही तरह का ज्ञान अर्जित नहीं करना है। तो यह इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकता है। आगे देखिए, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जॉन किट्स का यह स्टेटमेंट है। यह अपनी कविता में जिक्र करता है कि जो सुंदर अनुभव होता है, जो सुंदर काम होता है, जो सुंदर चीज़ होता है, वह हमेशा हमेशा के लिए हमारे मन में, हमारे हृदय में जीवित रहता है। और जब भी उस सुंदर अनुभव, उस सुंदर चीज़ को हम लोग देखते हैं, तब एक खुशी का एहसास होता है, ठीक है। इस चीज़ को आपको एक्सपेंड करना है। बाहरी जो सुंदरता होती है वो क्षणिक होती है, लेकिन अंदर की सुंदरता, फॉरगिवनेस हो गया, क्षमाशीलता हो गया, करुणा हो गया, अच्छी भावना हो गया, दूसरे के भला करने का, परोपकार वाली जो भावना है, उस भावना का वर्धन यदि हम लोग करते हैं तो वह अपने आप में बहुत बड़ा ब्यूटी है, और वह एक्सटर्नल ब्यूटी से ज़्यादा बड़ा होता है। इंटरनल ब्यूटी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए, और वह हमेशा जॉय देता है।
जॉन किट्स का इस तरह से ऐसे स्टेटमेंट को इस तरह से आपको विस्तारित करना है। अगला देखिए, होप स्प्रिंग्स इटर्नल इन द ह्यूमन ब्रेस्ट, अलेक्जेंडर पोप ऐसा कहते हैं। यह ऐसे ऑन मैन में अलेक्जेंडर पोप कहते हैं कि जो होप्स है, इटर्नल मतलब चिरस्थाई, होप जो है, आशा है, वह कभी भी नहीं खत्म होती है, इटर्नल होती है। होप निकल करके आती है, कहाँ से निकल करके आती है? ह्यूमन ब्रेस्ट से निकल करके आती है, कभी नहीं खत्म होती। अगर होप एक का खत्म हुआ तो फिर से वो होप प्रस्फुटित होता है। होप कभी खत्म ना होने वाली चीज़ है, और जो होप को खत्म कर लिया है उन्हें कभी भी किसी भी तरह का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता है। इसी बात को आपको विस्तार करना है, उदाहरण देना है। ओके, आगे देखिए, द पेन इज माइटर देन द सोर्ड। बात तो सही है कि लेखन, यहाँ जो पेन है वह सिंबलाइज करता है शब्दों को, वह शब्दों को, स्पीचेस को, भाषणों को, लेखों को, अलग अलग तरह के लेखों को। वह तलवार से भी, बल से भी ज़्यादा बलशाली होता है। कौन? पेन। जो सिंबल है क्या चीज़ का? जो सिंबल है बड़े बड़े जो भाषण, महात्मा गांधी ने दिए, भाषण दिया, करो या मरो, लोग काफ़ी आवेश में आए और वो अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई किए, और फिर महात्मा गांधी जी को सफलता भी प्राप्त हो गया, लोगों को सफलता प्राप्त हुई, देश स्वतंत्र हुआ। मार्टिन लूथर किंग टू के भाषणों को देखिए, वो उनके भाषण को सुन करके गोरे और कालों के बीच में जो गैप था वह बहुत हद तक कम हुआ। लेख, चाहे वो समाचार पत्रों के माध्यम से हो, चाहे वह उपन्यास के माध्यम से हो, वे सारे काफ़ी प्रभाव डालते हैं समाज की सोच पर। इस कारण से पेन ज़्यादा बड़ा होता है स्वॉर्ड से। ये सब बातों का समावेश आपको करना है। इसके बाद देखिए, टू अर्न इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। यहाँ गलती करना, मानव कभी भी परफेक्ट नहीं होता है। द बाइबल कह ही दिए हैं कि वी आर ऑल सिनर्स, हम लोग सभी पापी हैं। जो भी इस धरती पर पैदा हुए हैं वे सारे पापी हैं, पाप तो करेंगे ही करेंगे। उसी बात को ध्यान में रख करके अलेक्जेंडर पोप ने इस बात को कहा है कि टू अर्न इज ह्यूमन, गलती करना मानवों का काम है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम करना है मानवों को, वो उनके पास डिविनिटी होनी चाहिए, उनके पास क्षमाशीलता होना चाहिए, उनके पास दैवत्व का गुण होना चाहिए। और दैवत्व का गुण कौन सा हो सकता है? क्षमाशीलता, करुणा, दयालुता, इस तरह की चीज़ें होना चाहिए, तब वह व्यक्ति डिवाइन हो जाता है। सामान्य व्यक्ति का काम है कि वह गलती करे, लेकिन अच्छे व्यक्ति का, एक डिवाइन व्यक्ति का काम है कि उनके पास क्षमाशीलता हो। रिटेलिएशन से, रिवेंज से कुछ नहीं होता है। एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। ठीक है, तो इस तरह की बातों का समावेश इसमें करना है। इसके बाद देखिए 10वां, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। बच्चा जो बचपन में दिखता है उसे देख करके हम लोग भांप सकते हैं, उसे देख करके हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि यह बच्चा बड़ा होकर के क्या बनेगा। होनहार बिरवान के होते चिकने पात। ठीक है, उसी बात का यहाँ पर एक्सपेंशन करना है। नो मैन इज़ एन आइलैंड, जॉन डन कहते हैं। ओके, एरिस्टोटल भी तो कहे हुए हैं कि मैन इज़ अ सोशल एनिमल, वह समाज से बाहर नहीं रह सकता है। यहाँ पर जॉन डन ने उसी बात को दूसरी तरह से कहा, नो मैन इज़ एन आइलैंड। कोई भी व्यक्ति एक टापू की भांति नहीं है कि वह अलग थलग रहेगा, उसे अन्य लोगों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वह एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में ही रहेगा, वह अकेले कभी नहीं रह सकता। इसी बात को लेकर के आपको यहाँ पर 500 शब्दों में डील कर देना है। आगे देखिए, इनटू ईच लाइफ सम रेन मस्ट फॉल, कि प्रत्येक जीवन में रेन आती ही आती है, अर्थात बरसात आती ही आती है। बरसात अर्थात यह नेगेटिविटी को सिंबलाइज करता है। नेगेटिविटी किस सेंस में? हम लोग एक अंग्रेजी में पढ़ाई की है ना, रेनी डेज। रेनी डेज एक इडियम हम लोगों ने लिया था। रेनी डेज कहते किसको? मुश्किल के दिनों को कहते हैं। वी शुड सेव सम
थिंग फॉर द रेनी डेज। मुश्किल दिनों के लिए, कष्टकर दिनों के लिए हमें कुछ बचा करके रखना चाहिए। रेन ही कष्टकर समय को दर्शाता है। यहाँ पर कह रहा है कि जीवन में कष्ट तो आते ही आते हैं। ओके, तो क्या कष्ट से व्यक्ति को हार जाना चाहिए? वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना ही उसे छोड़ देना चाहिए? नहीं, उसे आगे बढ़ना ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि इतने सारे टॉपिक्स को हम लोगों ने समझा, किस तरह से लिखना चाहिए, क्या आशा है, क्या मीनिंग है। आशा करते हैं आप काफ़ी लाभान्वित हुए होंगे इस सेशन से। आप इसी अनुरूप अब तैयारी करना प्रारंभ कर दीजिए और काफ़ी अच्छा मार्क्स लाइए। मेरी तरफ से शुभकामनाएं। 2025 के लिए एक सूचना है, 2025 एसएससी जीएसटी 2025 के लिए क्लास कोर्स में एडमिशन चालू है। जो भी रुचि रखते हैं, जो भी इस साल की परीक्षा में बैठना चाहते हैं, वो हमसे अवश्य जुड़ेंगे। शुभकामनाएं।